हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट टी का थर्ड टॉपिक, एनर्जी इफिशिएंसी एंड इट्स नीड। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है, वैश्विक ऊर्जा संसाधनों के निष्कर्षण तथा ऊर्जा उपभोग के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के कारण ऊर्जा कुशल यंत्रों एवं तकनीकों को विकसित करने का प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा व्यय एवं पर्यावरणीय संकट को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हमें कम से कम एनर्जी खर्च करना पड़े और वातावरण भी हमारा सेफ रहे, और अधिक से अधिक हमें मिनिमम एनर्जी सोर्स को यूज करके मैक्सिमम एनर्जी हमें फाइंड करना है। हमारा मेन मोटिव ये है। ठीक है, सबसे इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? ISI चिन्हित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। देखिए बेटा, ये ISI ये भी सोचने वाली बात है कि ये कैसा चिन्ह है, क्या चिन्ह है कि उपकरण में रहते हैं। देखिए, ये होता क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। ये क्या करता है कि जितने भी हमें डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उस पर एक ISI का मार्का रहता है। ये किसी भी उपकरण में ISI का मार्का तभी लगा रहता है कि जब यह इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा वो वेरीफाई होता है, तभी वो चिन्ह उस प्रोडक्ट को या उस उपकरण को मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमारी कोशिश ये रहे कि ऐसे उपकरण खरीदें कि उस पर ISI का मार्का लगा हो या चिन्ह लगा हो, उसी उपकरण का ही उपयोग करें। ठीक है, ताकि हम अपने पर्यावरण को सेफ रख सकें। फिर सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? बल्ब के स्थान पर टंगस्टन फिलामेंट लैंप ट्यूब का प्रयोग कीजिए। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट प्रयोग कीजिए, बिल्कुल सही। अब देखिए CFL क्या है बेटा? जो हम लोग पहले CFL यूज करते थे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अपेक्षाकृत कम विद्युत खर्चा होता है, वह अधिक चलते हैं लंबे टाइम तक। अब देखिए, आपका जो टंगस्टन वाला फिलामेंट होता है वो क्या होता है, वो जल्दी ही क्या हो जाता है, जल जाता है, पिघल जाता है। तो इस कारण वो हमारा नुकसान भी जाता है और बहुत सारा एनर्जी भी ऑब्जर्व करता है, हीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी वो हमारा बहुत ज़्यादा कंजर्व करता है, सॉरी कंजर्व नहीं, मतलब खर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट? विद्युत बचाने हेतु विद्युत गीजर के स्थानों पर गैस गीजर का प्रयोग करें। बिल्कुल सही, गैस गीजर का प्रयोग करें ताकि हमारा क्या हो, विद्युत बच सके। ठीक है, अब अगले चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी देश द्वारा की जाने वाली कुल ऊर्जा खपत इस बात का संकेत करती है कि देश की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा को किस कुशलता से प्रयोग किया जाता है। यानी एग्जाम्पल तौर पे समझ लीजिए कि अगर दो कंट्री हैं, सेम अमाउंट है एनर्जी का। ठीक है, तो एक क्या करता है कि मतलब 1 यूनिट में पूरे कंट्री को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरा जो कंट्री है 2 यूनिट्स एक्सपेंड करके, खर्च करके, कंज्यूम करके वो अपने कंट्री को एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या देता है। ठीक है, तो जो 1 यूनिट वाली कंट्री है वो ज़्यादा कुशल है। क्यों? क्योंकि वह 1 यूनिट में ही यूनिट फ्यूल में ही उतना क्या करता है, अपना पूरा एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि अदर कंट्री जो है वो 2 यूनिट में, यानी कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं उपकरणों के मामले में उसकी कुशलता क्या है, कम है। और जो 1 यूनिट खर्चा करके अपने कंट्री का
एनर्जी का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कहीं ना कहीं कुशल ज़्यादा है, ताकि वो 1 यूनिट पे ही आपके 2 यूनिट के बराबर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यानी कहने का मतलब कि जो 1 यूनिट वाला कंट्री है वो क्या है, ज़्यादा मतलब कुशल है। ठीक है, अब हम लोग बेटा चलते हैं, पढ़ते हैं। करने का सफल घरेलू उत्पादन की उपलब्धि में एक प्रमुख बाधा बन सकता है। अतः सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने और एकीकृत ऊर्जा नीति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हम ऊर्जा को दुरुपयोग को रोकें। यानी ऊर्जा का दुरुपयोग हमें क्या करना है, उसे रोकना है, एनर्जी को सेव करना है। ठीक है, ताकि हम ऊर्जा को रोकें, और ऊर्जा का संरक्षण प्रत्येक मनुष्य के दैनिक जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। जैसे मौलिक कर्तव्य होते हैं, उसी प्रकार से हमें ये भी कर्तव्य निभाना है कि एनर्जी को सेव करें, या वो वातावरण की एनर्जी हो या पेड़ को भी सेव करें, और एनर्जी को भी सेव करें। सोलर एनर्जी तो ये तो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसकी तो कोई सेव करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कोल है, डीजल है, पेट्रोल है, हमें ये क्या करें, कोशिश करें कि हम एक ऑप्शनल फ्यूल का सर्च करें, ऑप्शनल एनर्जी सोर्स का सर्च करें, ताकि ये एनर्जी जो है हमारी बची रहे, कभी आपातकालीन में हम इसका यूज करें। लेकिन अभी तो हमारी एनर्जी यही खर्च हो रही है जब तक नए कोई ऑप्शनल नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो दिन पर दिन कोई ना कोई नए ऑप्शनल एनर्जी सोर्स आते ही रहते हैं, रिसर्च होता रहता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण हेतु व्यक्तिगत सामुदायिक और सरकारी स्तर पर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पहले हमें खुद तो समझना चाहिए, फिर हम किसी समुदाय की, जैसे कहीं हट है, मार्केट है, वहाँ भी इसका प्रचार करना चाहिए कि हम लोग एनर्जी सेव करें, कैसे क्या करें कि एनर्जी कम से कम खर्च हो। इसको गवर्नमेंट को भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एनर्जी जितना ही बचे उतना ही हम कुशल हैं और हमारे देश आगे हैं। अब देखो बेटा, हम लोग चलते हैं टॉपिक 4 की तरफ। साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000। यानी कहने का मतलब कि जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 जो बना था, उसके मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए, ऊर्जा संरक्षण एक्ट ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को समझते हुए बहुत से देशों में सरकारी तथा निजी कारखानों को सर्वेक्षण के आधार पर ऊर्जा संरक्षण एक्ट का गठन किया गया है। ठीक है, भारत सरकार में भी इसी एक्ट का गठन किया जाए जो ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न है। यानी ये एक्ट एक्चुअली बेटा इसलिए बनाया गया है कि हम ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे अधिक से अधिक बचा रखें, कम से कम खर्च करें, अधिक से अधिक। जैसे देखिए एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी कुछ इनकम करते हैं, जैसे 100 रुपया करते हैं, तो हमारी कोशिश क्या रहती है, हम कम से कम खर्च करें और भविष्य के लिए, नेक्स्ट डे के लिए हम क्या करें, अधिक से अधिक सेव करके रखें। तो सेम इसी तरह हमें एनर्जी को भी ध्यान में रखना है। एनर्जी को भी ध्यान में रखते हुए तभी हमारी ग्रोथ होगी, हमारे कंट्री की ग्रोथ होगी, हमारे समुदाय की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के आधार पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का गठन किया गया, जो सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के का अध्ययन करना। सेकंड क्या है बेटा, देखिए सेकंड है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में होने वाली रिसर्च तथा आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध सुविधा प्रदान करें। यानी जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं एनर्जी, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च है, एनी टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, सोलर डिपार्टमेंट एनर्जी है, वाटर डिपार्टमेंट एनर्जी है, इस पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सुविधा प्रदान करना चाहिए, बजट पेश करना चाहिए, और बजट पेश करती भी है। ठीक है, फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे, ऊर्जा का प्रयोग करने वाले उपकरणों की दक्षता का समय समय पर अध्ययन। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि हमारा जो है
जनरेटर ही ले लीजिए, हमारी स्पीड क्या है कि हाई स्पीड पे चल रही है इंजन, और जो आर्मेचर वाला जो रोटर पार्ट है वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, वो सही से रन नहीं कर पा रहा है, या उसका जो वोल्टेज लैग डिले है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करें कि टाइम टू टाइम उपकरणों का ध्यान रखें और उसकी इफिशियंसी स्टैंडर्ड से चेक करते रहें कि कहीं कम तो नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, हाँ, हम मैक्सिमम फ्यूल करके मिनिमम एनर्जी को प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखें। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि उपकरणों पर ऊर्जा दक्षता का डिस्प्ले होना। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो डोमेस्टिक यूज में है, हम लोग क्या करते हैं, वो जैसे पहले जो बाइक आती थी वो क्या होती थी कि जो पहले की आप बाइक देखिए तो उसमें जो मीटर लगा रहता है, ठीक है, तो वो मीटर आपका क्या बताता है, या तो 45 बताएगा और या तो 40। ठीक है, इसके बीच में आपको कोई रीडिंग नहीं लिखी रहती है। लेकिन अगर हम इस डिस्प्ले को हम क्या कर दें, डिजिटल कर दें, ठीक है, तो उसमें आप एक एक पॉइंट पे देख सकते हैं। कहने का मतलब समझे ना, कि अगर हम उसको डिजिटल कर देते हैं तो डिजिटल में आप जैसे 6 से 5 जाना है तो 6 और 5 के बीच में तो कुछ नंबर होंगे, पॉइंट्स नंबर होंगे। तो अगर हम डिजिटल डिस्प्ले लगाते हैं तो वो क्या होगा कि बीच के भी नंबर शो करेंगे, तब वहाँ से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी जो निडिल वाला है, निडिल वाले जो मीटर होते हैं वो बीच में कोई हमें रीडिंग नहीं देते हैं, वो या तो इनिशियल पे देंगे या तो फाइनल पे देंगे या बीच में जो डिनोटेड होंगे। लेकिन बट डिजिटल में क्या है कि वो पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग देते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है। देखिए, इनसफिशियंट उपकरणों को बंद करना चाहिए। जो अपर्याप्त उपकरण है उसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हमें पर्याप्त सफिशियंट ही यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाइट जल रही है, हम सो रहे हैं, भाई जब लाइट हम सो रहे हैं तो लाइट की क्या आवश्यकता है, हम उसे बंद कर दें। ठीक है, रूम के बाहर है, फैन चल रहा है, तो ये क्या है, अनसफिशियंट एनर्जी कंज्यूम है। मतलब जब रूम के बाहर हैं तो क्या करना है, फैन ऑफ कर दें। अगला देखते हैं ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001। आज मानव जाति प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा पर निर्भर है। बिल्कुल सही है, बिना ऊर्जा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बॉडी में भी ऊर्जा नहीं है तब हम एक पग भी नहीं चल सकते हैं। गाड़ी में तेल नहीं है तो क्या है, हम नहीं चल। यानी कहने का मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में पग पग पर एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी को हम सेव करें। दैनिक जीवन में बल्ब, लाइट, फ्रिज, टीवी, कार, बस, ट्रेन, जहाज आदि को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा ये सभी कहाँ से आते हैं, ऊर्जा स्रोत से आते हैं। ठीक है, जो हमें प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक, ठीक है, यानी जो मानव निर्मित है और प्राकृतिक है, जो हमें मिलता है। समय के साथ मानव जाति समझ चुका है कि हमारे पास बहुत ही कम ऊर्जा के स्रोत बचे हुए हैं। ये ऐसे स्रोत हैं जो एक बार नष्ट हो जाएं के बाद प्राप्त होंगे। ठीक है, ऊर्जा के सही एवं न्यून प्रयोग के लिए विश्व आज एक पटल पर खड़ा है। पूरे विश्व में इसको लेकर कानून बनाए जा रहे हैं। भारत ने भी सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण के लिए अधिनियम की स्थापना की। ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 की मुख्य विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यानी कहने का मतलब जो इसका एक्ट है, एक्शन पूरे भारत पर है। दूसरा पॉइंट, इस एक्ट के तहत एक ब्यूरो की स्थापना की गई है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस ब्यूरो का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा जिससे सभी राज्यों से संपर्क करने में सुविधा होगी। फोर्थ पॉइंट,
ब्यूरो का प्रधान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को नियुक्त किया जाता है। 5th नंबर, इस ब्यूरो में सचिवों का चयन विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कोयले से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग से किया जाता है। 6 नंबर, ऊर्जा के दक्ष उपयोग तथा इसके संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करना और जानकारी का प्रयास करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना। 7th नंबर है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं को मजबूत करना। 8th नंबर है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का प्रवर्तन करना। 9th नंबर है ऊर्जा के दक्षता उपयोग और उसके संरक्षण से संबंधित ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। ऊर्जा दक्षता, संपूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण के लिए पायलट परियोजनाओं को बनाना। ठीक है। फिर अब हम लोग बेटा चलते हैं टॉपिक नंबर 5 पर। ठीक है, टॉपिक नंबर जो 5 है वो हमारा क्या है? टॉपिक नंबर जो 5 है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010। जैसे टॉपिक नंबर 5 एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010। ठीक है, 2010। इसमें देखिए ऊर्जा संरक्षण में निम्नलिखित मुख्य संशोधन किए गए हैं। क्या क्या किए गए हम पहला देखते हैं। केंद्र सरकार नामित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जिसकी ऊर्जा खपत निर्धारित मापदंडों और मानकों से कम है। यह मापदंड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो सकते हैं। ठीक है। पॉइंट 2, निर्धारित मापदंडों और मानकों से अधिक हैं। वो निर्धारित मापदंडों और मानकों का पालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदने के हकदार होंगे। पॉइंट नंबर 3, केंद्र सरकार ब्यूरो के परामर्श से प्रति मीट्रिक टन तेल की खपत ऊर्जा के बराबर मूल्य निर्धारित कर सकती है। 4th नंबर, ECBC के अंतर्गत वे वाणिज्यिक भवन जो 100 किलोवाट या 120 kVA और उससे अधिक की मांग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग बेटा चलते हैं टॉपिक 6 की तरह। टॉपिक 6 क्या है? ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग आपको इससे पता चल रहा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड लेबलिंग का। ठीक है, तो देखते हैं लेबलिंग। कल जब हम के लिए बिजली उपकरण खरीदने के लिए जाते हैं तब उपलब्ध विकल्पों की संख्या इतनी अधिक होती है कि परिणाम स्वरूप हमारी उन विकल्पों को समझने एवं मूल्यांकन करने की क्षमता भी कम पड़ जाती है। इस कारण अज्ञानतावश हम कभी भी कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता है। हालांकि एक बार खरीदा गया उपकरण आपके पास घर में 8-10 वर्ष रहता है और हम आसानी से उसे बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक, यह उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या वॉशिंग मशीन आमतौर पर महंगे भी होते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन उपकरणों को खरीदने से पहले इनके प्रदर्शन एवं सेवाओं को अच्छी तरह समझ लें। बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत ये कंपनी, वो कंपनी, महाराजा कंपनी, LG कंपनी,
गोदरेज कंपनी, बहुत विभिन्न प्रकार की कंपनियों के टीवी, सीडी और क्या बोलते हैं कूलर, फ्रिज, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। किसी किसी का इतना लुक अच्छा दिया रहेगा लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, किसी किसी का क्वालिटी अच्छा होता है तो लुक इतना नहीं होता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें सारी उसकी रेटिंग्स, स्टैंडर्ड्स चेक करके ही लेना चाहिए। डेली तो खरीदना नहीं है, कभी कभी खरीदना होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं उपकरण की लागत, आकार, डिजाइन, सुविधा, रंग आदि के अलावा हमारी प्राथमिकता सूची में एक और महत्वपूर्ण कारक है। मेन क्या है कि ये तो देखने में अच्छा है, बढ़िया है, बड़ा भी है, ठीक है, कलर भी फुल है, सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी हमें देखनी है कि इसके अलावा जो डेली रोजाना खर्च होना है वो क्या है, बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेन तो वो हुआ। अब उस जैसे मान लीजिए आप 10, मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा 12,000, 13,000, 14,000 या 15,000, जो भी, दैट्स इट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब देखिए उस आपके 15,000 या 16,000 से हमें कितना बिल पे करना पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है। आप अगर कोई एक नोट्स बनाइए पर बिल का, उस कितने वाट का है, कितना पर यूनिट खाता है, तो लगभग बहुत सारा हमें बिजली खपत करनी पड़ती है, एक अच्छी लागत देनी पड़ती है। ठीक है। हम ये देखते हैं कि जितने की आपकी उपकरण होते हैं उससे 2 गुना लगभग हम उसके जीवन काल में उसके खर्च हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान करते हैं। समझ गए। चलिए, हालांकि जब एक बार हम बिजली बचाने और इसके बिल को कम करने का फैसला कर लेते हैं तब हमारे लिए यह अत्यंत ज़रूरी होता है कि हम यह पता लगाएं कि यह लेबल क्या होता है और हमें क्या जानकारी देता है। बिल्कुल सही है, देखा जाए। चलिए देखते हैं। ये लेबल काफ़ी अनुसंधान के बाद तैयार किए गए हैं। यह कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताते हैं। स्टार लेवल, आपने देखा होगा स्टार बेटा, आपने जैसे मान लीजिए एसी खरीदा है, टीवी खरीदा है या फ्रिज खरीदा होगा या बोलते हैं वॉशिंग मशीन खरीदी, तो उस पर देखिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जैसे आप मोबाइल में देखते हैं ना, जैसे क्या होता है, कहते हैं ये 2G लॉन्च हो गया, 3G लॉन्च हो गया, 4G, मतलब कंप्यूटर की दुनिया में 2G लॉन्च हो गया, 4G लॉन्च हो गया। इसी तरह ये जनरेशन है। तो इसी प्रकार से जो स्टार आते हैं एक नए नए रिसर्च, इन्वेंशन या नए मतलब एक्टिविटी के साथ आते हैं। इसी मतलब प्रोसेस या क्रिया को अगर उसमें कोई नई चीज़ ऐड हो गई तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे इको फ्रेंडली, कोई ऐसा एलिमेंट हो गया कि बहुत कम बिजली, कोई ऐसा हम उसमें उपकरण लगा दिए कि ये बहुत ही ठंडा कर देगा, कम ही वोल्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तो ये सब क्या होते हैं, स्टार रेटिंग देते हैं कि चलो भाई अच्छा कितने स्टार तक अभी बना था, उतने यंत्र लगा के अच्छा 4 तक, अब ये 5वां स्टार रेटिंग का हो गया, ये सबसे बढ़िया है 5वां। फिर अगर कोई इन्वेंशन होता है उस उपकरण में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मतलब मिनिमम पे मैक्सिमम के लिए, तो और अधिक देता है एफिशिएंसी, तो हम क्या करते हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा मतलब हमें मिलता है, तो हम कहते हैं चलिए चलिए अब ये क्या हो गया 7 स्टार। तो इसी तरह सुविधाओं के अनुसार सुविधाओं और हमें उसमें जो अलग स्पेसिफिकेशन मिलता है हम उसी को क्या बोलते हैं, स्टार रेटिंग बोलते हैं। आप देखिएगा कभी एसी फ्रिज खरीदिएगा तो उस पर साइड या कहीं जो लेबल चिपका होता है वहाँ कहीं ना कहीं आपको लिखा रहता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ठीक है। चलिए ठीक है। अधिक स्टार का मतलब होता है कि अधिक कुशल उपकरण होता है। लेवल के 2 प्रकार हो सकते हैं, बड़े लेवल और छोटे लेवल। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीजर, वॉशिंग मशीन के लिए लेवल प्रयोग किया जाता है, जबकि पंखे, ट्यूबलाइट, लैपटॉप और टीवी के लिए छोटे लेवल का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक 2010 निर्मित रेफ्रिजरेटर जिसका नाम गास वॉल्यूम 250 लीटर का है और वह 1 वर्ष में सिर्फ 385 बिजली यूनिट की खपत होती है, तो बीबीई ने इसका मूल्यांकन 5 स्टार से करता है। ठीक है। लेकिन एक 2012 में रेफ्रिजरेटर ग्रॉस ने
2012 में वही लीटर, ठीक है, 250 लीटर, और 1 वर्ष में बिजली की खपत भी समान है। तो यह भी का मूल्यांकन 4 सितारों में करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 2010 में रेफ्रिजरेटर इतनी बिजली खपत करके कम ऊर्जा में ही चुनिंदा रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, तो नए निर्मित रेफ्रिजरेटर में कुशलता पैमाने पर 2010 के रेफ्रिजरेटर के पीछे छोड़ दिया। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि दो रेफ्रिजरेटर के बीच तुलना करने से पहले लेबल रेफ्रिजरेटर का निर्माण वर्ष देख लिया जाए। प्रयोगता का वर्ष की जांच अवश्य कर ले। लेबल पर एक रंग का बॉक्स होता है जो यह बताता है कि लेबल में अंकित साक्ष्य किस वर्ष के लिए लागू हैं। रेफ्रिजरेटर के अलावा एयर कंडीशनिंग के लिए भी हम लेबल के हरे रंग को देखकर उसके साक्ष्य का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि अन्य उपकरणों का इस तरीके का सामयिक या ताज़ा विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।